हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार आपको चैनल पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और ज़्यादातर मेरा फोकस है इसमें सामान्य अध्ययन टेस्ट पे, क्योंकि देखिए जितने भी पिछले ग्रुप से एग्जाम हुए हैं या जो भी हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज वगैरह है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स का जो सबसे लो स्कोर रहता है वो जीएस के पोर्शन में ही रहता है। इसलिए कोशिश रहेगी कि एग्जाम तक आपको जीएस और करंट अफेयर के टॉपिक ज़्यादा दिए जाएं। उत्तराखंड जीके और हिंदी के पहले से ही काफ़ी टेस्ट चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उनसे अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 125, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें सामान्य अध्ययन के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जो हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का आगामी एग्जाम है नवंबर में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर का, उसकी टेस्ट सीरीज कब से आएगी। तो उसकी टेस्ट सीरीज आपकी कल लॉन्च हो जाएगी और 16 अक्टूबर से आपको प्रतिदिन इसमें एक टेस्ट दिया जाएगा। इसमें टोटल 20 टेस्ट होंगे, 10 इसमें सामान्य दिन के रहेंगे, 10 सामान्य हिंदी के रहेंगे और कंप्लीट रहेंगे, फुल लेंथ रहेंगे। ठीक है, और देखिए कोर्स को प्रारंभ में लॉन्च इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले हफ्ते में जो भी स्टूडेंट इनरोल करेंगे कोर्स में, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जो करंट अफेयर है भाई, कहाँ से तैयार करें, करंट अफेयर का टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो करंट अफेयर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है जो कि लाइफ टाइम कोर्स है। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि अगर एक बार आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी, यानी कि जब तक एप्लीकेशन रहेगी, चैनल रहेगा, तब तक आपकी इसमें वैलिडिटी रहेगी। बस एक बार फीस पे करना है। और इस उत्तराखंड करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो करंट अफेयर का टेस्ट वाला एक कोर्स है, इसमें आपको जनवरी 2023 से लेकर अभी तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सभी टेस्ट मिलेंगे। देखिए सितंबर तक के अपलोडेड हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के टेस्ट। और ऐसे ही दोस्तों आपके नेशनल इंटरनेशनल के भी जनवरी 2023 से लेकर अभी तक के महत्वपूर्ण टेस्ट अपलोड है। टेस्ट का मतलब जितने भी जैसे सितंबर माह के जो करंट अफेयर हैं उनको एमसीक्यूज फॉर्मेट में इसमें दिया गया है। तो आपका रिवीजन करने के लिए और आपका बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा। और दूसरा फायदा इसमें यह कि एक बार आपको कोर्स लेना, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोर्स है। बाकी बंदी रक्षक वालों का जिनका एग्जाम है वो भी टेस्ट सीरीज देख लो भाई। बंदी रक्षक की अभी तक भी नहीं लगाई है टेस्ट सीरीज, तो लगा लो, अभी भी एक हफ्ता बचा है, काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को शुरू करेंगे। आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 125। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा फुल कर लेते हैं तब जाके सही दिखेगा इसमें। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। चलिए थोड़ा और कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी। तो बताइए इनमें से किसके शासन काल में श्रवण बेलगोला, जहाँ जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों एक विशालकाय जैन मूर्ति स्थापित की गई। और उस समय देखिए कौन सा वंश शासन कर रहा था जिसने ये मूर्ति स्थापित की। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, बाकी यार आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, काफी लोगों का ये कहना है कि हमारे जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाता। तो नोटिफिकेशन के लिए आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया है ना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी सी दिखती है, तो जो घंटी सी दिखती है तो बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है। और बेल आइकन पे आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल वाला क्लिक करना है। ठीक है, तो जब भी आप नोटिफिकेशन ऑल वाला क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे चैनल पे नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। काफी अभ्यर्थी क्या करते हैं कि केवल उन्होंने सब्सक्राइब बटन दबाया हुआ है बट बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है। तो बेल आइकन पे भी क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑल को जरूर आप क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में था, इसका यहाँ पर जो बाहुबली जैन मूर्ति बनाई वो गंग वंश के शासक ने बनाई। अब किसने बनाई वो अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही दोस्तों जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं चले गया था। कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा मौर्य शासक श्रवण बेलगोला गया था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ये यहाँ पे चले जाता है अंतिम दिनों में और आजीवक संप्रदाय को ये अपना लेता है यहाँ पे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापना का श्रेय किसको जाता है, जो कि आपने अभी ऊपर देखा।
जो बाहुबली की मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, गोमतेश्वर मूर्ति भी इसको कहा जाता है, इसकी स्थापना गंग वंश के टाइम पीरियड पे हुई थी और इसका जो संस्थापक था वो था चामुंड राय। ठीक है, 983 ईस्वी में इसने इसको स्थापित करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चामुंड राय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मंत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेख में मिलता है? तो देखिए, मंत मयूर जो है ये एक शैव संप्रदाय संप्रदाय था और आपको बताना है कि इसका जो उल्लेख मिलता है ये किस राजवंश के अभिलेख में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये हमें प्राप्त होता है चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश राजवंश के अभिलेख में हमको प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। देखिए, थोड़ा आप लोग वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। देखिए, भारत में जो कुंभ मेला है ना, भारत में कुंभ मेला 4 प्लेसेस पे लगता है। कौन कौन से 4 प्लेस हैं ये? तो पहला प्लेस तो हमारे उत्तराखंड में ही है भाई, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में गंगा तट पे लगता है। दूसरा जो प्लेस है वो है प्रयागराज, जिसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जाने जाते थे, यहाँ पे भी गंगा यमुना का संगम है और सरस्वती भी थी, यहाँ पे विलुप्त हो गई ऐसा बोला जाता है। तीसरा जो प्लेस है हमारा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में जो हमारा लगता है शिप्रा नदी के तट पे लगता है। और चौथा प्लेस है हमारा नासिक। तो भारत के 4 प्लेसेस है जहाँ पे कुंभ मेला आयोजित होता है। तो नासिक वाला जो कुंभ मेला है ये गोदावरी के तट पे आयोजित होता है। ठीक है, गोदावरी नदी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो कुंभ मेला जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुंभ मेले से एक क्वेश्चन बना था ना हाल के एग्जाम में, कौन सा शासक था जो कुंभ मेले में जाके, प्रयाग के कुंभ मेले में जिसके दान का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो हर्षवर्धन था भाई। हर्षवर्धन जाता था हमेशा, जब कुंभ मेला होता था तो हर्षवर्धन वहां पे दान पुण्य भी करता था, तुला दान करता था वो। तुला दान मतलब अपने ही भार के बराबर आभूषण या अन्य चीजों को दान करना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नैनार कौन थे? तो नैनार और आलवार ये दो हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नैनार और आलवार ये भैया संतों की कम्युनिटी थी, ये संत थे, सेंट थे। एंड नैनार जो थे आपके कौन से संप्रदाय से रिलेट करते थे, और अलवार, तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है। तो नैनार जो थे भाई हमारे ये शैव भक्त थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे। और जो हमारे अलवार संत थे ये वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते थे। ठीक है, दोनों में बस इतना ही अंतर है, ये वैष्णव संप्रदाय के थे और ये शैव। वैष्णव संप्रदाय के टोटल आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है, जबकि नैनार जो शैव संप्रदाय के जो हमारे संत थे ये 63 संतों का एक समूह माना गया है। ठीक है, तो 63 संतों का एक समूह था नैनार में, ध्यान रखेंगे। ये दक्षिण भारत के प्रमुख 2 संप्रदाय माने जाते हैं भक्ति काल में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है या किससे संदर्भित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसनगर जो अभिलेख है इसकी लोकेशन अगर बात करें तो कहाँ पे थी? तो ये मालवा। ठीक है, मालवा जो है हम पढ़ते हैं ना, मालवा जो प्लेस है वहां पे ये स्थापित है। और बेसनगर जो संप्रदाय जो अभिलेख है, दिए गए विकल्पों में अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो ये हमारा भागवत धर्म से रिलेट करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बेसनगर अभिलेख किससे रिलेट करता है? भागवत धर्म से। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? देखिए, मैंने अभी बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लेता है एक हिसाब से। ठीक है, और जैन धर्म में भी आजीवक जो संप्रदाय उसमें था उसको ये अपनाता है। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, मक्खली गोसाल ने आजीवक आजीवक जो संप्रदाय था इसकी स्थापना की थी। देखिए, संप्रदाय का मतलब है एक ऐसा समूह जो किसी एक चीज को मानता हो, जैसे कि बौद्ध धर्म अलग था, जैनिज्म अलग था। ठीक है, हमने जिंदावेस्ता पढ़ा। इसके अलावा देखिए अभी ऊपर आ गया आपका वैष्णव धर्म, शैव धर्म। ऐसे एक संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। कल हमने यापनीय के बारे में पढ़ा था, वो किस संप्रदाय का संस्थापक था। तो ये सभी एक संप्रदाय जो थे ये धर्म विशेष से रिलेट थे, या बोल सकते हैं कि एक एक अलग कम्युनिटी थी। ठीक है, और मक्खली गोसाल जो था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है वैशाली। वैशाली जो साम्राज्य था ये पहला गणतंत्र था। ठीक है, और बात करें दोस्तों, जो वैशाली साम्राज्य था ये नेपाल नेपाल तराई में ही ये पूरा ज्यादा विस्तृत था। ठीक है, और ये लिच्छवियों के द्वारा संस्थापित किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से काल में इसको स्थापित किया गया था, कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये छठी
शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व में जो छठी शताब्दी चल रही थी उस समय ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बना होगा, आप देख लेना। तो 16 महाजनपदों के विषय में जो हमको सूचना मिलती है ये हमको कौन देता है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकायों में ही 16 महाजनपद जो थे ना, महाजनपद काल हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध साम्राज्य। ओके, तो अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन होता है। तो बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के 5 निकायों में एक निकाय था अंगुत्तर निकाय, जिसका क्रम था चौथा। आप सभी ने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में क्या हुए थे, आपके सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय बनाए गए थे, उसमें से चौथा निकाय माना जाता है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक ग्रंथ है, ठीक है। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एवरग्रीन क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में बनता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पुत्र को स्थापित करने वाला पाटलिपुत्र, देखिए वर्तमान में जो हमारा बिहार का पटना है ना, पटना क्षेत्र, पटना का ही प्राचीन नाम था। बिहार की जो कैपिटल है वर्तमान में, यहाँ पर फैला हुआ था पाटलिपुत्र। और इसकी स्थापना की थी या इसको संस्थापित किया था उदयन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदयन ने इसको स्थापित किया था। उदयन कौन था? तो उदयन जो था भैया, ये हर्यक राजा जो हुआ ना, हर्यक राजा अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है। अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंड ध्यान रखने वाली बात है कि 490 ईसा पूर्व के आसपास इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। कब? 490 ईसा पूर्व के आसपास। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु जो राजा हुआ, इसके वंश यानी कि किस वंश से रिलेट करता था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अजात शत्रु जो था ये हर्यक वंश से रिलेट करता था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर्यक वंश की मैं बात करूं तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना तो की थी बिंबिसार ने, ठीक है। किसने? बिंबिसार। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार, इन दोनों में अंतर समझे। बिंबिसार हर्यक वंश का था, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का था। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करता है कौन से वर्ष में? 544 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पे बैठता है अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, उदयन जो है ये सत्ता पे बैठता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तो अजात शत्रु किस वंश से था? हर्यक वंश से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो काल के हिसाब से मगध राजवंशों को आपने इसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, शुंग वंश। तो सबसे पहले जो शुंग वंश है, शुंग वंश की मैं बात करता हूं। तो शुंग वंश स्थापित हुआ था 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। शुंग वंश कब स्थापित हुआ था? 185 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन था शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग था। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है, 322। हर्यक वंश की अभी हम बात कर रहे थे, तो हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 544 ईसा पूर्व में हुई थी। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश कब स्थापित हुआ था? तो 344 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करें इसके हिसाब से, अगर समय पीरियड देखें तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें बोला कालानुक्रम, तो सबसे पहले किसका काल आएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें 544, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या से नीचे जाएंगे ना, ईसा पूर्व उल्टा चलता था। तो सबसे पुराना वंश कौन सा होगा इसमें? सबसे पुराना हो जाएगा इसमें हर्यक, ठीक है, सबसे पुराना इसमें हर्यक हो जाएगा। हर्यक वंश के बाद इसमें नंबर आएगा किसका? नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश। उसके बाद आएगा इसमें नंद वंश के बाद कौन सा आ जाएगा? फिर आएगा 322 ईसा पूर्व यानी कि मौर्य। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा शुंग, ठीक है। अब देख लीजिए क्रम क्या हो जाएगा। तो हर्यक कितने में है? हर्यक आपका 3 में है, नंद आपका 4 में है, मौर्य वंश आपका 2 में है और शुंग 1 में। 3 4 2 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? देखिए गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड पे एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुआ, चिकित्सक हुआ, जिसका नाम था जीवक। और जीवक किसके दरबार में रहता था? तो ये हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है,
बिंबिसार का दरबारी था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अभी मैं आपको बता चुका हूं 16 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग महाजनपद है, राज्य बोल सकते हो उस समय के हिसाब से, 16 राज्य मान लो, महाजनपद का मतलब एक जिला टाइप, बड़ा जिला। तो 16 महाजनपदों में सबसे जो मजबूत था मगध था। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजगृह या गिरिब्रज। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार कुल महाजनपद कितने थे? तो देखिए पाणिनि जो है ना, ये बहुत बड़े विद्वान थे और इनकी एक फेमस रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टा नहीं होगा, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा अष्टा। ठीक है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि ने। और पाणिनि जी ने ये बताया था कि टोटल महाजनपदों की संख्या उसमें 22 थी। जबकि बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अंगुत्तर निकाय ये बोलता है कि टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए मगध जो राज्य था ना, इसकी सत्ता का विस्तार मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र यानी कि लगभग दक्षिण भाग में चले गया है। मालवा का जो, मालवा का पठार आज हम जो पढ़ते हैं ना, इस एरिया तक पहुंच गया था मगध राज्य। और ये जो सत्ता का विस्तार हुआ था, ये किसके काल में हुआ था? तो शिशुनाग जब आया था भाई राजा, तो इस समय हुआ था ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपने। ठीक है, एक तरफ देखिए आपका हमारे महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई, उसमें किसकी राजधानी कहां पर थी। तो ध्यान से अगर हम देखें दोस्तों, तो जो सबसे पहले वत्स है, वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौसाम्बी। ठीक है, पहले का तो हो जाएगा फर्स्ट वाला ही, वत्स की राजधानी थी कौसाम्बी। इसके बाद देखिए कौशल राज्य जो था, कौशल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी साकेत, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1 4। उसके बाद देखिए कुरु जो महाजनपद था, कुरु महाजनपद की राजधानी कहां पे थी? तो ये इंद्रप्रस्थ में थी। ठीक है, यानी कि 2। तो 1 4 2 हो गया। अब बचा क्या? 3। तो पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 1 4 2 3। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो 1 4 2 3 आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे मैच करने वाले महाजनपदों के बारे में। अगला क्वेश्चन जो बोलूंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में बना है भाई। नंद राजा का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो नंद राजवंश में आपको बता चुका हूं, नंद राजवंश की स्थापना हुई थी 344 ईसा पूर्व में। ये सभी ईसा पूर्व वाले जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं, ईसा पूर्व वाले ही ये साम्राज्य थे। और इसका जो संस्थापक था नंद वंश का, वो था महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद। ओके, और इसका जो उल्लेख हुआ है नंद राजा, राजा नंद का जो उल्लेख किया है, ये किसने किया है, कौन से अभिलेख ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन बी सही उत्तर है भाई इसका। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है ना हमको ओडिशा से, ओडिशा राज्य में, उसमें कलिंग नामक प्लेस था, तो कलिंग से हमको प्राप्त होता है। कलिंग राज्य जिसको जीतने के लिए अशोक ने भी भीषण युद्ध किया था और इसी युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो इसी कलिंग में स्थित खारवेल राजा का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें नंद राजा का उल्लेख प्राप्त होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कालाशोक काकवर्ण का संबंध किस वंश से था? देखिए कालाशोक एक राजा था और इस राजा को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, काकवर्ण, तो पुराणों में इसका नाम काकवर्ण है और इसका ओरिजिनल नेम था कालाशोक। और कालाशोक रिलेट करता था किससे? शिशुनाग वंश से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शिशुनाग वंश। देखिए कालाशोक जो था ना, ये शिशुनाग का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? शिशुनाग, इसलिए शिशुनाग वंश से रिलेट करता है क्योंकि राजा शिशुनाग का ही पुत्र था ये। चलिए और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो देखिए अलेक्जेंडर ने यहाँ पे अटैक किया था, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और भारत पे जो आक्रमण किया था भाई सिकंदर ने, ये टाइम पीरियड था 326 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजा की आक्रमण किया था। और उस समय जो मगध का राजा था, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो मगध पे बैठा हुआ था कौन? घनानंद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है?
मौर्य वंश की स्थापना करता है। ये हमने पढ़ा है ना, क्योंकि घनानंद ने किसका अपमान किया था? घनानंद ने चाणक्य जी का अपमान कर दिया था। चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। तो चाणक्य ने अपनी चुटिया जो थी उनकी अपनी खोल दी थी और बोला था कि जब तक तेरे साम्राज्य का समूल नाश नहीं करूंगा तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर सेना एकत्रित करके अटैक करवाते हैं और नंद वंश का पतन हो जाता है और मौर्य वंश का उदय होता है। ठीक है। और चाणक्य को हम जानते हैं कौन से ग्रंथ के लिए? चाणक्य ने लिखा था मशहूर राजनीति का एक शास्त्र जिसको हम जानते हैं अर्थशास्त्र के नाम से। देखिए, अर्थशास्त्र से तो हमको लग रहा है कि ये इकोनॉमी की पुस्तक थी, लेकिन नहीं। अर्थशास्त्र नामक जो राजनीतिक पुस्तक लिखी थी ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी ने लिखी थी। विष्णुगुप्त भी कभी कभी ऑप्शन में नाम देते हैं। ठीक है। अब देखिए 326 में जब हमारा सिकंदर ने अटैक किया था तो घनानंद था, और 326 में जो सिकंदर का सबसे फेमस वॉर जो हुई थी वो किसके साथ हुई थी? तो सबसे फेमस युद्ध इसका हुआ था किसके? राजा पोरस के साथ। ठीक है। पोरस या पुरु, पोरस के साथ इसका एक युद्ध हुआ था जिसको हम जानते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच या वितस्तता का युद्ध भी इसको कहा जाता है हिंदी में, जो कि झेलम नदी के तट पे हुआ था। ठीक है। झेलम के तट पे हुआ था और राजा पुरु जो था उसकी साहस से सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ था। जब राजा पोरस को बंदी बना लिया सिकंदर ने तो बहुत अच्छा एक संवाद होता है उनके बीच में, और जो पुरु है उसकी साहस से प्रसन्न होकर वापस लौट जाता है। ठीक है। और ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम के तट पे ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ओके, तो ये पूरी कहानी थी भाई। तो आज के टेस्ट में बस इतना ही दोस्तों। आज था ये सामान्य अध्ययन टेस्ट 125। लगातार देखिए टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, इनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम से कुछ पहले ही दूंगा मैं, ताकि आपको अच्छी हेल्प हो। ईओ टीआई का एग्जाम और आरओ अभी आरओ तो दूर है, फिलहाल का जो फोकस है ईओ और टीआई एग्जाम के लिए। बाकी बंदी रक्षक वाले तो भैया बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और यहीं पे अब सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम यार एक पेड़ तो लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। कम से कम एक पेड़ लगाना है भाई। ठीक है। पढ़ाई भी करनी है आपको, थोड़ा सोशल अवेयरनेस भी दिखानी है। लोगों को ये भी बोलना है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जब भी वो पहाड़ों में घूमने जाते हैं, घर के आसपास या किसी भी एरिया में जाते हैं, तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और बाकी दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है ईओटीआई की बता चुका हूँ मैं आपको, वो कल लॉन्च हो जाएगी और उसका जो शुभारंभ होगा वो 16 अक्टूबर से होगा। ठीक है। और ऐसे जो हमारी आर की प्री एग्जाम के लिए आएगी टेस्ट सीरीज, वो नवंबर में आएगी। ठीक है। आर की जो टेस्ट सीरीज आएगी वो दीपावली के बाद आएगी। इसमें भी आपको लगभग लगभग 10 से 15 टेस्ट मिल सकते हैं। ठीक है, फुल लेंथ। तो आर की टेस्ट सीरीज नवंबर में आएगी और ईओटीआई की 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर या किसी भी तरह का आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना। बाकी फिर से एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, भैया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो जरूर बेल आइकन को भी दबा लो। और बेल आइकन जब भी दबाते हो तो वहां पे आप पूछता है वो नोटिफिकेशन, कैसे नोटिफिकेशन भेजना, तो नोटिफिकेशन ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करें, ताकि आपको हर वीडियो का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल पे को भी ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार मैं वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो लिंक से आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो हमारा एक दूसरा वाला टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें हमारी क्विज होती थी जीके की, ठीक है, वो टेलीग्राम में भी आप क्विज आपकी शुरू होने वाली है। आपकी जल्दी ही उसमें टेलीग्राम ग्रुप में दूसरे वाले में क्विज शुरू हो जाएगी, तो उसको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें। अपनी जिंदगी में देखिए हमेशा बेहतर करने का प्रयास करें, दूसरों की नकल करने का प्रयास ना करें। आप जो हैं वो आप बेहतर हैं, और आप इतनी दूर तक आए हैं तो वापस लौटने के लिए नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पे सफलता के झंडे गाड़ने के लिए आए हैं। आप लोगों को हमेशा उन आलोचकों का धन्यवाद करना चाहिए जो आपकी आलोचना करते हैं और आपके मोटिवेशन को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि आलोचना नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। आज मैं आपको आलोचना करूंगा, आपको थोड़ा बेइज्जती करूंगा, तो आप जरूर अंदर से लगता है कि आप मुझे करके दिखाना है, अपने लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और इस सोसाइटी के लिए भी। तो तब जाके मोटिवेशन आता है। तो आलोचना से कभी मत घबराएं, कोई कुछ सुनाता है तो सुन लीजिए और उससे अपना मोटिवेशन और रिचार्ज कीजिए। ठीक है। बाकी यार जीवन आपका सबसे महत्वपूर्ण है, अपना ध्यान भी रखें, स्टडी भी करते रहें, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और कम से कम देखिए पूरे दिन में 1 घंटा व्यायाम जरूर करें। हमेशा पढ़ाई पढ़ाई और टेबल से चिपक कर ना रहें। 1-2 घंटा व्यायाम को भी दें, थोड़ा घूमने भी जाएं। और व्यायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक है, तब जाके सब रूटीन आपका बढ़िया होता है। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि,
शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू ऑल।